वीएनसी कनेक्ट करो। हमने लास्ट क्लास में IQR टेक्निक हम डिस्कस कर रहे थे। पिछले 2-3 क्लासेस से हमारा टॉपिक चल रहा है कि हमारे पास किस तरीके से हम आउटलायर्स को डिटेक्ट करते हैं और रिमूव करते हैं। तो उसके लिए हमने 2 टेक्निक्स डिस्कस करी थी। एक IQR जिसको हमने इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, दूसरी टेक्निक हमारे पास मौजूद है जेड स्कोर। तो अब जेड स्कोर टेक्निक में तुम्हारे पास किस तरीके से होता है रिमूव, किस तरीके से किया जाता है, आउटलायर को कैसे करना होगा, तो ये सब चीज़ें। उससे पहले हमारे पास हम एक चीज़ समझ चुके हैं कि हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आती है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है उसको मैंने बताया भी था कि हमारे पास अगर बेल कर्व बन रहा हो, यानी कि जिस तरीके से बेल का शेप आता है वो अगर बन रहा हो तो वो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशंस अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखो उसकी कुछ टाइप्स मौजूद है कि हमारे पास कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। अब जैसे नॉर्मल आ रही है तो नॉर्मल को हम देखते हुए आ रहे हैं, और एक्सपोनेंशियल है तो कहीं पर तुम्हारे डेटा सेट में तुम्हें ऐसी भी नजर आएगी, यानी कि जिसको हमने बात करी थी कि उल्टी डायरेक्शन में, रिवर्स में हमारे पास क्या चल रहा हो, हमारे पास स्क्यूनेस आ रही हो पूरी, तो वो भी हमारे पास क्या आ रही है, एक्सपोनेंशियल में आती है। और दूसरी बायनोमियल भी हो सकती है, उसका कुछ इस तरीके से शक्ल होगी, और यूनिफॉर्म भी हो सकती है। तो डिस्ट्रीब्यूशंस की अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग शेप्स होते हैं, तो उसके हिसाब से। लेकिन हम डेटा पे जो चलते हैं वो ये चलते हैं, जब जेड स्कोर की बात आती है तो जेड स्कोर में हम क्या फोकस करते हैं, हम फोकस करते हैं कि जब हमें डेटा सेट में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा नजर आ रहा हो तो वहां हम क्या करें, वहां पर हम जेड स्कोर टेक्निक लगाएं, जिससे हम आउटलायर्स को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं और रिमूव करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या तरीकेकार होगा, ये एग्जाम्पल हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशंस को वो करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, तो इसमें हमें इसकी डिटेल में नहीं जाना। तो यहाँ नॉर्मल क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये है, यहाँ पर हाइट का डेटा था और यहाँ हमारे पास कुछ इस तरीके से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा आ रहा है, यानी कि बेल कर्व बन रहा है। लेकिन मसला क्या होगा, अब ये डेटा सेट, इसमें मुझे जेड स्कोर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आउटलायर्स है ही नहीं, बैलेंस डेटा है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें एग्जाम स्कोर के डेटा सेट में, वहां पर हमारे पास आर्ज स्टडीड का डेटा सेट ऐसा था जिसमें कोई आउटलायर नहीं था। लेकिन केस क्या हो सकता है, केस कुछ ऐसा हो सकता है कि हमारे पास क्या हो रहा हो, हमारे पास ये तो बेल कर्व सही आ रहा है, लेकिन आगे जाके क्या हो रहा हो, कोई एक हमारे पास यहाँ पर वैल्यू अलग से आ रही हो जो डिस्टर्ब कर रही है। यानी कि क्या, जैसे हमारे पास एग्जाम स्कोर के कॉलम में वैल्यूज को छोटी सी हमारे पास बार बन रहे थे, यानी कि 80 वाला एक बच्चा है, 90 वाला एक बच्चा है, तो वो जो एक एक बच्चे हैं उनको हमारे पास क्या हो रहा है, वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। और यहाँ जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है कि 8 से 9 इंच हमारे पास फिट के कुछ हाइट है जो कि यहाँ पर अलग से आ रही है, यानी कि इनकी तादाद कम है, एक है, इनकी तादाद ज्यादा है। तो ये जो हमारे पास आ रहा है, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर जो आता है, इस तरीके की जो डायग्राम आती है, वहां हम क्या करते हैं, वहां पर जेड स्कोर को अप्लाई करते हैं। यहाँ IQR लगाओगे इस केस में तो IQR तुम्हारे पास बेनिफिशियल नहीं होगा। तो ऐसे केस में जहाँ पे बेल कर्व बन रहा है वहां पर हम जेड स्कोर को अप्लाई करते हैं। और उसको अप्लाई करने का रीजन क्या है, उसको अप्लाई करने का रीजन ये है क्योंकि जेड स्कोर टेक्निक बनाई ऐसे गई है। बनाई किस चीज पे गई है, बनाई इस चीज पे गई है कि यहाँ पर देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा में हमेशा हमने बात करी है कि बीच में क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, बीच में सेंटर में मीन, यानी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमने डिस्कस किया था, तो सेंटर में मीन मौजूद है। लेकिन साइड में ये जो हमारे पास आ रहा है सिग्मा, ये याद है इसको क्या बोलते हैं, ये जो सिग्मा नजर आ रहा है, इसको जब हमने मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी पढ़ा था तो वहां पर हमारे पास, मैंने उसको पेंट में बना के दिखाया था कि इसको सिग्मा बोलते हैं। मीन के साथ किसका कनेक्शन डिस्कस किया था हमने, जो हमारे पास वेरिएबिलिटी बताता है कि मीन से कितना दूर है डेटा।
क्या था जिसको मैट्रिक की बुक का रेफरेंस भी दिया था मैंने? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सिग्मा जो यहाँ लिखा हुआ है इसका मतलब है क्या है, ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर इस पे स्क्वायर लगा दूं तो क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन का दूसरा वर्जन क्या होता है? वेरिएंस। तो स्क्वायर अगर लगा दिया सिग्मा के ऊपर तो वो क्या बन जाता है? वेरिएंस, जिसको हम काउंट नहीं करते, हम स्टैंडर्ड डेविएशन पे रहते हैं। और यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ देखो कुछ ऊपर लिखा हुआ है कि -1 सिग्मा से लेके +1, यानी कुछ रेंजेस हैं। यहाँ पर इसने ये बनाया हुआ है रूल, यानी कि जो गॉशन था, साइंटिस्ट था, उसने ये रूल बनाया हुआ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा का कि भाई -1 सिग्मा से लेके +1 सिग्मा तक कितने % डेटा कवर होता है? 68.3% डेटा, यानी कि इतनी आबादी क्या हो जाती है, डेटा की कवर हो जाती है। फिर उसके बाद तुम्हारे पास दूसरा क्या है, दूसरी रेंज क्या है? -2 सिग्मा +2 सिग्मा। तो इसका मतलब है इसमें कितनी रेंज का डेटा कवर होगा? 95.5% का डेटा कवर हो, यानी कि ये रेंजेस बनी हुई हैं, हम इसमें से किसी भी रेंज पे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें पूरे पे जाना है तो हम किसको इम्प्लीमेंट करेंगे? 3, यानी कि मुझे पूरा डेटा कवर करना। तो ये डिपेंड करता है डेटा पे कि डेटा हमारा कैसा है, हम उसमें किस तरीके से अप्लाई करें टेक्निक। तो वो हम इस पे भी रह सकते हैं, इस वाली रेंज के अंदर भी, इस वाली रेंज में भी रह सकते हैं। और अगर हमें पूरा डेटा कवर करना है तो हम किस पे जाएंगे? 99.7% पे। सही। तो यहाँ पर जो हमारी कंपनीज, अगर इसको प्रैक्टिकली देखें एग्जाम्पल, तो कंपनीज जो होती हैं, जैसे जापान है, जापान की चीजों को क्या बोला जाता है? जापान की चीजों को बोला जाता है कि भाई हाँ बड़ी सही बनी हुई। चाइना की इसके मुकाबले में खराब होती है, वो कम अरसे चलती हैं। तो वो किस रूल पे चलते हैं? उनका रूल होता है 6 सिग्मा। अगर कहीं पढ़ोगे ना थ्योरी, उनकी रिसर्च पढ़ोगे तो वो वहां लिखा हुआ नजर आएगा कि जापान जो है वो 6 सिग्मा रूल पे चलती है। तो 6 सिग्मा क्या है? 6 सिग्मा क्या बन रहा है? 6 सिग्मा यही वर्जन होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा का। यानी यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आ रहा है? 3 और 3, यानी कि नेगेटिव का 3 और पॉजिटिव का 3। तो ये हमारे पास क्या बनता है? यह हमारे पास बनता है 6 सिग्मा रूल। तो ये इसका मतलब क्या है 6 सिग्मा का, कि वो क्या कर रहे हैं, कितनी श्योरिटी दे रहे हैं अपने डेटा की? 99.7%। यानी कि क्वालिटी जो है वो कितनी दे रहे हैं? पूरी दे रहे हैं, 99.7%। तो इसी का मतलब है कि अगर मुझे पूरे डेटा पे काम करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं इस पे करूंगा पूरा। और अगर मुझे उससे कम जाना है तो मैं इस पे जाऊंगा। तो ये डेटा की कवरेज है असल में, कि मैं इतना स्टैंडर्ड डेविएशन लेता हूँ, इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो डेटा की कवरेज बढ़ जाएगी। और अगर उससे और ज्यादा करता हूँ तो डेटा की कवरेज क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। सही। तो इस तरीके से हमारे पास पूरा जो है वो जेड स्कोर का काम चल रही। वापस यहाँ पर देखो हमारे पास हमने क्या किया, हमने इस तरीके से जेड स्कोर टेक्निक, जैसे IQR में हमने एक मेथड समझा था कि हमारे पास IQR में एक तरीकेकार था, पैटर्न था, वैसे ही ये पैटर्न है, इसी को फॉलो करना होता है अगर जेड स्कोर टेक्निक होती है। सही। तो अब उसमें फॉलो किस तरीके से करना होगा, यहाँ पर आकर हम देखते हैं कि भाई हमारे पास किस तरीके से कैलकुलेशन होगी। तो मैं R वाली फाइल खोलता हूँ जेड स्कोर मेथड की, और इसमें जैसे हमने कॉलम सेलेक्ट करके कर रहे थे काम IQR की तरह, वैसे ही करना है। सिर्फ हमें क्या देखना है, डेटा का स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए। डेटा का स्ट्रक्चर जैसे हमने अभी डिस्कस किया है उस तरीके के केस में आना चाहिए, अदरवाइज तुम्हारे पास क्या होगा, वो फुलफिल नहीं होगा। काम हो जाएगा लेकिन तुम्हारा फायदा नहीं होगा इम्प्लीमेंट करने का, कि तुमने स्क्यूड डेटा पे तुमने जेड स्कोर को अप्लाई कर दिया तो आउटलायर गलत निकलेंगे। क्लियर है। तो एग्जाम स्कोर को जैसे हमने डिस्कस किया था कि एग्जाम स्कोर में हमारे पास जो शेप आ रहा था वो किस तरीके का आ रहा था, जो हमने यहाँ पर भी देखा है अभी डायग्राम में। तो ये बेल कर्व बन रहा है, लेकिन साइड पे हमारे पास देखो कुछ क्या है, आउटलायर्स हैं, जिसकी वजह से ये बेल कर्व का आगे शेप बढ़ रहा है, यानी कि एक लाइन बढ़ रही है कि एक हमारे पास 90 से 100 के दरमियान में बार छोटा सा, और 80 to 90 के दरमियान में बार है। तो अब ये आउटलायर तो है, लेकिन हमें ये वेरीफाई करना है कि आया कि भाई ये आउटलायर सही भी है नहीं। अब देखो ये क्या है, ये बेल कर्व बन रहा है। IQR में मैंने ये बात कही थी
कि एग्जाम स्कोर पे लगा रहे हैं लेकिन ये IQR की इम्प्लीमेंटेशन पे मैच नहीं करता। सही, ये बेस्ट कहाँ होगा, जेड स्कोर पे होगा। तो जेड स्कोर पे यहाँ पर बेल कर्व बन रहा है और आगे देखो क्या लाइन जा रही है, फ्लैट। अब वो लाइन ऊपर भी हो सकती थी, जैसे बेल कर्व में छोटा सा यहाँ पर भी आ जाए इस तरीके से ऊपर उठा हुआ, नीचे आ जाए, वो काउंट पे डिपेंड करता है। काउंट बहुत स्लो लो है तो इधर हमारे पास एक लाइन आ रही है। तो हमें ये देखना है कि भाई ये इतना लंबा क्यों आ रहा है, ये वेरीफाई करना है कि आया कि ये वैलिड है या नहीं है। तो इस पे जेड स्कोर लगेगा, बेल कर्व शेप पे। सही, तो अब यहाँ पे क्या करना है हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास क्या होनी चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए जो हमने वहां डिस्कस किया है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मेन काम क्या है, मीन का। पहली चीज है मीन वैल्यू, तो मीन वैल्यू हमने निकाल ली किसकी, एग्जाम स्कोर की, ये आ रही है 67.23। फिर उसके बाद दूसरी चीज है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। फिर हमने जो डिस्कस किया था कि हमारे पास लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या होगा, तो यहां तुम्हारे पास क्या डिस्कस करके आए थे हम, सिग्मा, कि हमारे पास लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या होगा, ये हो सकता है -3 + 3, -2 + 2। तो अगर मुझे पूरी 99.7% कवरेज करनी है डेटा की तो मैं कौन सी रेंज दूंगा, 3 पे दूंगा। यानी कि पूरा डेटा कवर करना है मुझे कि भाई पूरा रेंज आनी चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए डेटा। डेटा पूरे के उस पे दिखाओ निकाल के कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या आती है। तो इसलिए फॉर्मूले में देखो क्या है, मीन वैल्यू -3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। ये इसका मतलब यही है, ये जो यहाँ पर तुम्हारे पास लिखा हुआ है क्या, 3 इंटू सिग्मा। इसका मतलब यही है 3 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो लोअर बाउंड हमेशा माइनस वाले पे निकलेगा और लोअर बाउंड की कुछ एक वैल्यू आ जाएगी, और वैल्यू ऐसी आएगी जैसे IQR में आ रही थी। यानी कि इसने लोअर लिमिट बता दी कि भाई 55.564 से नीचे वाला डेटा जो है वो क्या बोल रहा है, आउटलायर्स। और फिर आगे अगला स्टेप क्या होगा कि अपर बाउंड, तो सिर्फ माइनस की जगह प्लस होगा। अगर मैं डेटा की रेंज देखना चाहता हूं, मैं और कम बाउंड पे आता हूं, तो क्या करूंगा, इसको 3 की जगह 2 कर दूंगा, यानी कि 95% डेटा। और फिर अगर और कम करता हूं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सही, तो यहाँ पर हमने क्या किया, अपर बाउंड को देखा, तो अपर बाउंड हमारे पास क्या आ गया, 78.90। यानी कि 78 से ऊपर इसका सपोजिशन है कि भाई 78 से ऊपर क्या हो रहा है, 78 से ऊपर आउटलायर है कंसिडरेशन में। अब फिर वही केस है हमारे पास जो हम कंडीशन लगा रहे थे कि हमारे पास आउटलायर्स कौन से आ रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या बोला था कि भाई लेस देन लोअर बाउंड और अपर ग्रेटर देन अपर बाउंड। और की कंडीशन इसलिए कि भाई या तो इसमें से निकाल लो या फिर इसमें से निकाल लो, दोनों वैल्यूज को निकाल के मुझे दिखा दो। तो मेरे पास यहाँ पर दोनों कंडीशंस में से जो भी आउटलायर आएगा वो लिस्ट मेरे पास नीचे आ जाएगी, जैसे पहले डेटा सेट में आ रही थी। यानी कि उसने बाउंड्स को देखते हुए वही डेटा में से कुछ वैल्यूज निकाल ली। अब ये मुझे यहाँ पर खुद नजर आ रहा है कि भाई ये वैलिड वैल्यूज हो सकती हैं, 88, 87 ये हो सकते हैं स्कोर वैलिड। तो मैंने वेरिफिकेशन, हमने तरीका देखा हुआ कि वेरीफाई कैसे करना है। वेरिफिकेशन का हमने तरीका देखा था कि भाई हम मैट्रिक्स से वेरीफाई करते हैं कि मैट्रिक्स क्या कह रहे हैं, मीन से और मीडियन से और स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर ये डिस्टर्ब नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि भाई बिल्कुल सही केस चल रहा है, मेरा मीन डिस्टर्ब नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि भाई ये वैलिड है। मैं कह सकता हूँ कि ये आउटलायर नहीं है, ये केस में वैलिड है स्कोर। हाँ, अगर मीन चेंज हो रहा होता, आउटलायर्स को हटा के ये जा रहा होता, हमारे पास कम हो रहा होता, 23, 25 आ रहा होता, तो इसका मतलब है कि भाई आउटलायर डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये लाइन बन रही है, ये बनने देंगे, ये वैलिड लाइन बन रही है क्योंकि स्कोर डेटा वैलिड है। सही है, तो मीडियन को भी ऐसे चेक करोगे। और अगर रिमूव करनी है तो प्रीवियस क्लास में हम रिमूव की भी बात कर चुके हैं कि रिमूव करने का तरीका बेस्ट, पहले डेटा को बचाना है तो हम क्या करते हैं, क्या बताया था मैंने, क्या डिस्कस किया था कि हम उस जगह पे रॉ को बचाने के लिए एनए डाल देंगे ताकि हम आगे इम्प्यूट करवा सकें वैल्यू। अदरवाइज कम डेटा है, मुझे लगता है मैं डिलीट कर सकता हूँ, तो फिर रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें से हम निकाल लेंगे वैल्यू, यानी कि एंड लगा के ग्रेटर देन, हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। सही, तो वो दोनों केसेस
मैंने बताए थे, और दोनों केसेस में हमारे पास सेव किस तरीके से करना है कि सेट वर्किंग डायरेक्टरी है, फिर उसके बाद हमने फाइल का नाम लिख के राइट डॉट सी एस वी करना होता है। ये दोनों केसेस हमने आई क्यू आर में डिस्कस किए हैं। सिर्फ मेथड चेंज था, और मेथड को देख के लगाना है कि उल्टे सीधे डेटा सेट पे तुम नहीं लगाओगे, जहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होगा वहाँ इसको इम्प्लीमेंट करोगे। सर उसको इम्प्लीमेंट, कॉलम देखो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा शो कर रहा है